सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्ड करना सब पे। चलो ठीक। चलो देख। देखो ये जो लॉ है ना, एम्पियर सर्किटल लॉ, एसीएल जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, इसको यूज कैसे किया जाता है, ये कब वैलिड है, और इसको हम लोग क्वेश्चंस बनाने में और डेरिवेशंस बनाने में कैसे कैसे यूज करेंगे, वो सारा चीज बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस एम्पियर सर्किटल लॉ का कहना क्या है कि आप कोई भी एक क्लोज लूप ले, सबसे पहला चीज, ठीक है। क्लोज लूप कैसा भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो क्लोज लूप लेंगे वो इमेजिनरी रखना है, मतलब असली में वहां एक क्लोज लूप तार नहीं लगा देना है, एक इमेजिनरी क्लोज लूप लेना है, ठीक है। अब मान के चलो कि कोई करंट I1, I2, I3 थीटा एंगल और एक करंट है I4, ठीक है। मान के चलो कि यहाँ बहुत सारा वायर था, I1 था, I2 था, I3 था, I4 था, ऐसा बहुत सारा करंट कैरिंग वायर था, और जो हम एक इमेजिनरी क्लोज लूप लिए वो क्लोज लूप ये वाला है, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ, ये लॉ क्या बोलता है कि अगर आप बी डॉट डीएल करें, ठीक है, और यहाँ पर एक गोला लगा जाता है जिसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब ये है जहां से आपको स्टार्ट करना है वापस आपको वहीं तक खत्म करना है, इसलिए क्लोज लूप किया जाता है। इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, ये वो लॉ है जो एम्पियर सर्किटल लॉ दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे और इससे समझना क्या है, और इसमें इनक्लोज्ड वाला ही क्यों लिया गया है, इसको सब कुछ देखते हैं, ठीक है। मान के चलो, इधर देखो कि ये जो हम क्लोज लूप लिए हैं, समझना ध्यान से, इसमें हम छोटा सा कोई डीएल लेते हैं, कोई भी छोटा सा डीएल, तो क्या इस डीएल पर, इस पॉइंट पर छोटा सा डीएल होगा, इस पॉइंट पर क्या सारे करंट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। क्या लगता है? सबका होगा। जिस तरह याद करो गॉस लॉ में क्या पढ़े थे कि कोई भी अगर हम एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेते थे तो उस पॉइंट पर सबका इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, उसी तरीके से अगर हम क्लोज लूप ले रहे हैं तो कोई भी एक छोटा सा लेंथ ले रहे हैं डीएल, तो उस पॉइंट पर सबका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ डीएल वेक्टर, अब वेक्टर है तो इसका मतलब इसको डायरेक्शन देना होगा, तो यानी कि एक तो हो गया क्लोज लूप इमेजिनरी, सेकंड डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ क्लोज लूप, यानी कि वो डायरेक्शन तुमको डिसाइड करना है कि तुम लूप का डायरेक्शन ऐसे लेना है या ऐसे लेना है, वो तुम्हारे ऊपर, ठीक है।
ये हमारे ऊपर है, यानी कि ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम डायरेक्शन किधर लें। तुम इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो। तो ऐसे हर छोटा 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 डीएल को अगर भी सबका देखो, यहाँ पर भी सबका बी डॉट डीएल होगा, इस पे भी अगर छोटा सा डीएल ले उसका भी सबका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा। तो सबको छोटा 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 चीज को अगर हम ऐड करें उसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। और गोला इसलिए लगाया गया क्योंकि जहां से स्टार्ट करना इंटीग्रेशन वहीं पर खत्म करना है। तो लास्ट में जब देखा गया वो लॉ बताया जिस टाइप से कि जब हम बार बार कर रहे थे ना, तो वो किसके बराबर आ रहा था, वो सिंपल बराबर आ रहा था म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज्ड। इंक्लोज्ड का मतलब ये है कि उस लूप के अंदर वो करंट पार होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज दैट, समझना ध्यान से, कि हम इस लूप का डायरेक्शन ऐसा मानते हैं, ऐसा। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या लिखेंगे, समझना ध्यान से। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, अब कौन सा करंट को पॉजिटिव लेना है, कौन सा करंट को नेगेटिव लेना है। अच्छा पहले ये बताओ तो कौन कौन सा करंट लूप से पार हुआ है, कौन कौन सा है? आई वन, आई टू, आई थ्री। ठीक है, और आई फोर जो है वो लूप के बाहर है, वो पार नहीं हुआ। यानी कि हमको सिर्फ आई वन, आई टू, आई थ्री से मतलब है, क्योंकि लॉ ये बोलता है कि सिर्फ इनक्लोज वाला लेना है। अब किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है वो हम बताते हैं। सबसे पहले जो लूप का डायरेक्शन है उधर फिंगर्स को कर्ल करो। कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ क्लोज लूप। ठीक है, देन द करंट along the thumb will be positive। यानी कि अगर हम इधर कर्ल करते हैं तो मेरा थंब किधर गया, ऊपर। ऊपर का मतलब आई वन को पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, ये बताओ। पॉजिटिव लेना। और आई टू का डायरेक्शन किधर है, नीचे, इसका मतलब इसको क्या लेना है, माइनस लेना है। अब रहा बात आई थ्री का, तो क्या करना है, आई थ्री का कंपोनेंट लेना है या डायरेक्ट आई थ्री को पूरा लिख देना, क्या करना है आई थ्री के साथ। ठीक है, तो यही चीज अभी दिमाग से बाहर निकाल दो। ठीक है, लॉ ये बोलता है कि सिर्फ इनक्लोज होना चाहिए। इनक्लोज का मतलब ये है कि अगर ये क्लोज लूप है, इस टाइप से अगर क्लोज लूप है, तो इनक्लोज का मतलब ऐसे पार हो चाहे ऐसे पार हो चाहे ऐसे पार हो, बस उसके अंदर इनक्लोज होना चाहिए। यानी कि हम इसलिए यहाँ पर इसको बताएं कि कभी कंपोनेंट मत करना करंट का, कभी नहीं। यहाँ सिंपल हम बोलेंगे किधर के डायरेक्शन में गया, ऊपर के डायरेक्शन में। तो हम सिंपल यहाँ लिखेंगे प्लस आई थ्री, और कुछ नहीं। समझ में आया? ये चीज हमेशा याद रखना, यहाँ मत कर देना आई थ्री कॉस थीटा, आई थ्री साइन थीटा और वहां लिख देंगे। सिर्फ इनक्लोज का मतलब उससे पार होना चाहिए। ठीक है, इसको उतारो, पहले यहाँ सारा पॉइंट्स हम लिख दिए। क्लोज लूप लेना है, इमेजिनरी लेना है। डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ क्लोज लूप, ये हमारे ऊपर है कि हम किधर डायरेक्शन लेंगे। कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ क्लोज लूप, तो जो थंब के डायरेक्शन में करंट जाएगा वो पॉजिटिव होगा। पहले इसको उतारो, फिर हम लोग बात करते हैं कि ये जो तुम्हारा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है सिर्फ इनक्लोज्ड वाले का ही क्यों लिया, बाहर वाले का क्यों नहीं लिया, उसको हम बाद में बात करेंगे। इसको आगे लिखो पहले।
चलो हो गया सबका उतारना। सबका हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कोई बता सकता है कि जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है, ठीक है, वो आउटसाइड करंट को क्यों छोड़ दिया? याद करिए गॉस लॉ में भी हल्का सा थोड़ा अगर दिमाग लगा ना। अच्छा, गॉस लॉ में बाहर वाले चार्जेस को लेते थे कि नहीं लेते थे? नहीं लेते थे। क्या रीजन था याद है? बताओ। हाँ, ये वहां था कि हाँ, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करता था, जैसे गॉस लॉ में अगर ये क्लोज सरफेस लेते थे, तो अगर प्लस क्यू चार्ज है, तो उसमें जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करता था उतना बाहर चला जाता था, इसलिए वहां बाहर वाले को छोड़ देते थे। अब यहाँ क्या लॉजिक है थोड़ा समझना, ठीक है। एक सिंपल कंसेप्ट से बताते हैं। तो मान के चलो एक लूप है ऐसा, इसका डायरेक्शन ऐसा लिए और ये करंट, ठीक है। समझना, ये इसको 3D में बताते हैं। ये करंट है और इसके सामने ऐसा लूप लिए, ठीक है। तो इस जगह जो डीएल होगा, समझना ध्यान से, डीएल का डायरेक्शन इधर होगा, और इस जगह जो डीएल होगा वो डीएल का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। अब बताना जरा कि इस वायर के लिए इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? बताओ। बोलो जी। आउटवर्ड होगा। देखो, इसको पकड़ लेना है, तो इधर किधर होगा? बाहर होगा। तो इस पे भी बाहर है, और इस पॉइंट पे भी बाहर होगा कि अंदर होगा? दोनों पे बाहर होगा ना, दोनों बाहर होगा। अब समझना ध्यान से, इसको 3D में जरा देखो कि करंट ऊपर है, तो ऐसे लूप है, ठीक है। इसको ऐसे देखो, तो इसके लिए देखो, तो इसके लिए इधर बाहर था और यहाँ भी बाहर है। अब यहाँ पर अगर देख रहे हो तो डीएल का डायरेक्शन अंदर है और बी का बाहर है, तो बताओ यहाँ थीटा का वैल्यू कितना लोगे इस जगह? 180। और इस जगह थीटा का एंगल क्या लोगे? इधर डीएल भी इधर है, बी है, थीटा है। अब बताओ, अगर यहाँ बी डॉट डीएल निकाले और यहाँ बी डॉट डीएल निकाले, तो बोल सकते हैं यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा। तो उसी तरीके से अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल करें, किसके लिए? फॉर आउटसाइड करंट, वो कितना आना चाहिए बताना जरा। बाहर वाले के लिए अगर हम सब पॉइंट पर बी डॉट डीएल निकाले और इंटीग्रेट करें, तो लास्ट में मेरे को जीरो आएगा या नहीं आएगा ये बताओ। क्योंकि क्योंकि कुछ पार्ट में पॉजिटिव होगा, कुछ पार्ट में नेगेटिव होगा, तो रिजल्टेंट हमेशा कितना आएगा? जीरो। तो इसीलिए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो है वो आउटसाइड करंट को छोड़ दिया, ठीक है। यानी कि, ठीक है, अब देखो स्कूल्स वगैरह में या कॉम्पिटिटिव वगैरह में कैसे फंसाया जाता है बच्चों को, वो समझना, ठीक है। दो चीज लिखा हुआ है, फॉर एनी क्लोज लूप बी डॉट डीएल फॉर आउटसाइड करंट इज इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल फॉर आउटसाइड करंट। दोनों का आंसर क्या होगा बताना जरा। फर्क देखो दोनों में क्या लिखा हुआ है और दोनों में आंसर क्या होगा ये बताओ। ऊपर वाले का आंसर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, इसमें कोई डाउट? नीचे वाले का आंसर जीरो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सोच समझ करके बताना। क्यों नहीं होगा बताना जरा, क्यों नहीं होगा?
हाँ, देखो यहाँ पर वो गोला नहीं लगाया गया है, गोला नहीं लगाया गया है, इसका मतलब वो क्लोज नहीं है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं गया है, वो कहीं से कहीं तक गया हो। तो जब तक हम पूरा नहीं घूमेंगे तब तक जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो बी डॉट डी एल फॉर आउटसाइड करंट, ये नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना हमेशा। ठीक है, इसको उतारो अच्छे से। यहाँ लिख लेना फॉर स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, यहाँ इसका लिख लेना फॉर स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, इसको उतारो। ठीक है, और ये कंसेप्ट याद रखना। ठीक है, अच्छा, एम्पियर सर्किटल लॉ में लूप जो होगा वो हमेशा क्लोज्ड ही लेना है कि कोई भी लूप चलेगा? क्लोज लेना है। ठीक है, जैसे याद करो गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज सरफेस, उसी तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज लूप। ठीक है, इसको मिटाएं फिर। अच्छा, स्कूल वाला कुछ बताया क्या, कौन कौन सा टॉपिक छोड़ रहा है, वो नहीं पढ़ना है या सब कुछ पढ़ा रहा है स्कूल वाला सब? कौन कौन सा लीव कर दिया, क्या क्या चीज, क्या क्या, कौन सा? टोरॉइड नहीं पढ़ा है, टोरॉइड। और क्या क्या अच्छा, ये पढ़ा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बताया क्या स्कूल्स वगैरह में, या नहीं बताया गया? चलो, ये हो गया, उतार नहीं सब कुछ। चलो, आगे बढ़ो। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में लिखना है तो ये सब सारा छाप देना पूरा अच्छे से, सोच समझ के बढ़िया से। अब एक चीज ये आएगा कि यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, जैसे याद करो हम लोग गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करते थे, तो उसी तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ से यूजिंग एसीएल वी विल फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। ठीक है, देखना और कैसे निकालते हैं वो चीज देखो। ठीक है, जिसको गॉस लॉ हल्का सा याद है, ये इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, जिसको याद है वो समझना। अच्छा, जब भी हम लोग गॉस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो वहां एक गॉसियन सरफेस लेते थे, याद है? गॉसियन सरफेस लेते थे। ठीक है, तो यहाँ भी उस लूप को क्या लूप बोलते हैं, याद है? यहाँ जो लूप लेते हैं उसको क्या लूप? एम्पेरियल। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एम्पेरियल लूप, बस नाम और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, वहां जो सरफेस लेते थे कैसा लेते थे, याद करो। जैसे गॉस लॉ लगाने समय, नहीं इक्वी पोटेंशियल नहीं बोल सकते, वहां ऐसा सरफेस लेते थे ताकि सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता था। जो क्लोज सरफेस लेते, हाँ, जो क्लोज सरफेस लेते थे उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता था। क्यों सेम होता था? क्योंकि वहां याद करो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस होता था। तो ई को इंटीग्रेशन से बाहर लाने के लिए ई को क्या करना था, याद है? कांस्टेंट लेना होता था। तो हाँ, तो यहाँ भी देखो
तो यहाँ भी देखो हम लोग का मेन फंडा क्या रहेगा कि यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, और अगर हमको बी को बाहर निकालना है इसका मतलब हमको बी को सेम लेना होगा। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, अगर एक स्ट्रेट वायर है तो हम लूप कैसा लें ताकि उस लूप के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाए। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का हमने बात नहीं कर रहा, कैसा लेना होगा सोचो जरा। लूप देखो सिलिंड्रिकल सरफेस है, बार बार हम बोल रहे हैं, हमको यहाँ सरफेस नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, लूप चाहिए। सरफेस उसमें चलता है, गॉस में चलता है। ठीक है, तो यहाँ एक सर्कुलर लूप लेंगे। सर्कुलर क्यों लिए वो बताते हैं। देखो यहां से हर आर डिस्टेंस पर, एक इन्फानाइट वायर के लिए हर आर डिस्टेंस पर, याद करो फॉर्मूला याद है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, याद है इन्फानाइट वायर के लिए जो हम लोग वहां से निकाले थे। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो हर हर आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो सेम होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सर्कुलर वायर लिए। ठीक है, अब समझना ध्यान से। हाँ, हम क्या बोले थे कि इस लूप का डायरेक्शन किधर भी ले सकते हो, तुम्हारा मन है, तुम ऐसे भी ले सकते हो, तुम ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, हम दोनों करके बताएंगे। मान के चलो हम अभी इस डायरेक्शन में लिए ऐसे, तो बताओ आई को पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। पॉजिटिव ले। ठीक है, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब समझना ध्यान से। ठीक है, इस इनफाइनाइट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी सर्कुलर होता है, हाँ या ना, होता है। अब इसको अच्छे से मतलब 3D में सोचो बढ़िया से। ये जो लूप का डायरेक्शन भी सर्कुलर है, इसी डायरेक्शन में है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इसी टाइप से सर्कुलर है। तो अगर हम छोटा छोटा एलिमेंट लेंगे डीएल डीएल, तो बताओ हर छोटा एलिमेंट के लिए डीएल का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूरे लूप में क्या सेम होगा कि अलग अलग होगा। थोड़ा सा विजुलाइज करके बताओ। सेम होगा, यानी कि तुम खुद सोचो कि जैसा तुम्हारा सर्कुलर लूप है, क्या उसी तरीके से क्या एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, एकदम दोनों एक जैसा होगा। समझो, तो हर, तो कहीं भी हम एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे तो उस छोटे से टुकड़े में डीएल का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम आएगा कि अलग अलग आएगा, बस ये पूछ रहा है। सेम आएगा, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री लिख दें, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। फिर से बता रहे हैं देखो, रुको, जैसे कि ये वायर है, ठीक है, करंट ऊपर जा रहा है, हम एक सर्कुलर लूप लें इस टाइप से, आर रेडियस का। ठीक है, और जब इसका मैग्नेटिक फील्ड भी देखें तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इसी घूम रहा है, इधर ही घूम रहा है। तो अगर तुम एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ काटते हो तो डीएल का डायरेक्शन इधर होगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। होगा, चलो एक टुकड़ा यहाँ काटते हैं यहाँ पर, तो डीएल का डायरेक्शन इधर और इसका मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर होगा। होगा, तो उसी तरीके से तुम इस सर्कल में कहीं भी एक छोटा सा टुकड़ा काटो, कहीं भी तुम काटो, क्या हमेशा उस छोटे से टुकड़े के लिए बी और डीएल का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। इसीलिए हम यहाँ cos 0 लिखे। ठीक है, तो यहाँ सब छोटा सा अपना नोट्स में लिखते जाना कि हम यहाँ cos 0 क्यों लिखे, बिकॉज एवरीवेयर डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर इज सेम। ठीक है, उसके बाद अच्छा, अब हर आर डिस्टेंस पर क्या बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि अलग अलग होगा, ये बताओ। हर पॉइंट पर सेम होगा, तो सेम होगा इसका मतलब बी बाहर, बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कॉस 0 तो 1 होता है इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब बताओ छोटा 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 अगर डीएल को ऐड किया जाए तो टोटल क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो बी का वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो यही फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट वायर का, देखो तो बस, तो यही प्रूफ करने आ सकता है। नहीं नहीं, क्लोज इंटीग्रल रहेगा ही रहेगा।
ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये डेरिवेशन है कि हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इनफाइनाइट, सॉरी यहां लिख लो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। ठीक है, इसको उतारो अच्छे से, और हर चीज का लॉजिक लिखते जाना। यहाँ कॉस जीरो क्यों लिखे हैं, ठीक है, यहाँ ये चीज लिख लो। अच्छा, एक चीज और समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर हम इस लूप का डायरेक्शन उल्टा लिए होते, अगर उल्टा लिए होते लूप का डायरेक्शन, तो इस आई को प्लस लिखते हैं कि माइनस लिखते हैं? माइनस लिखते हैं। तो अगर हम लूप का डायरेक्शन उल्टा लिए होते, तो बताओ बी और डेल के बीच 0 डिग्री आता कि उल्टा होके 180 आता, 180 आता? तो cos 180 -1 और यहाँ माइनस, फिर माइनस माइनस कैंसल होता कि नहीं होता? तो आंसर यही आता कि नहीं आता, ये बताओ। तो इसीलिए हम, हाँ तो इसीलिए बोल रहा है कि लूप का डायरेक्शन तुम्हारे ऊपर है, तुमको जिधर मानना है तुम मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा कभी। ठीक है, उतारो इसको। चलो उतार ले सब कोई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक वायर। अब थिक वायर में मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल वायर होता है, जैसे अभी तक हम लोग जितना पढ़ते आ रहे थे एकदम पतला सा वायर, कोई थिकनेस नहीं होता था। पर अब जो वायर होता है, एक्चुअल में जो वायर होता है उसका कुछ थिकनेस होगा। ठीक है, मान के चलो इनफाइनाइट। ठीक है, तो करंट आई जो होगा वो पूरे वायर में जा रहा है, पूरे वायर। और कितना करंट? आई। ठीक है, अब तुमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा सकता है, ये एक एक्सेस हो जाएगा, इसका सेंटर वाला एक्सेस पूछा जा सकता है कि एक पॉइंट बाहर आर डिस्टेंस, और एक पॉइंट यहां भी पूछा जा सकता है जो अंदर हो सकता है। ठीक है, इसका रेडियस ले लेता है आर, यानी कि दो पॉइंट पूछा जा सकता है, आर ग्रेटर देन आर, और दूसरा पूछा जा सकता है आर स्मॉलर देन आर। कैसा होगा कि नहीं होगा बताओ? हम्म, वो डिस वो डिस्टेंस लिए कि भाई अगर ये एक ऐसा ऐसा मोटा वायर है मान के चलो, जिसमें करंट जा रहा है, एक्चुअल में जितना भी वायर हम लोग यूज करते हैं वो थिन वायर थोड़ी ना होता है, उसे कुछ ना कुछ थिकनेस होता है। तो एक एक्सिस लिए जो एकदम सेंटर से पार हो रहा है, और एक इस वायर का रेडियस होगा कैपिटल आर,
तो जो भी हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसके एक्सिस से कर रहे हैं कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके बाहर भी हो सकता है और इसका मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के अंदर भी हो सकता है। हम ऐसा माने हैं कि एक पॉइंट अंदर लिए एक पॉइंट बाहर लिए। समझे? जैसे याद करो सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो सॉलिड स्फीयर के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता था और सॉलिड स्फीयर के अंदर होता था कि नहीं होता था, ये होगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकालना है। फॉर आर ग्रेटर देन आर, तो एक हम लोग ऐसा एम्पेरियन लूप लेंगे बड़ा सा बाहर के लिए, और वापस अगर हम इक्वेशन लगाएं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, अगर हम लूप का डायरेक्शन ऐसे ले तो ऊपर ही रहेगा। अच्छा, अगर हम लूप ऐसा लें तो क्या सारा का सारा करंट इंक्लोज हो रहा है कि कुछ बच जा रहा है? सारा इंक्लोज हो रहा है। ठीक है, और फिर से बोल सकते हैं कि बी, इसका भी जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का इधर ही होगा और डीएल का भी इधर ही होगा, तो इसको वापस लिखते हैं बी डी एल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी का वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। मतलब हम ये देख रहे हैं कि भले ही इस वायर का कुछ थिकनेस हो लेकिन अगर हम बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो क्या ये थिन वायर के जैसा ही बिहेव कर रहा है? देखो तो, है ना? अब इसके लिए देखो आर लेस देन आर, यानी कि पॉइंट अब अंदर है, वायर के अंदर है, तो हम क्या बोलेंगे समझना। इंटीग्रेशन, अब हम यहाँ छोटा सा एम्पीरियल लूप लेते हैं, छोटा सा। ठीक है, और लगाते हैं बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, अब क्या पूरा का पूरा आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सोच समझ कर बताओ। नहीं लिख सकते हैं, यानी कि अगर वायर इतना मोटा है और तुम्हारा लूप इतना ही है तो सारा का सारा तो करंट जाएगा नहीं। तो कितना करंट जाएगा तो हम इसको आई डैश मान लेते हैं, और आई डैश यहाँ निकालते हैं यूनिटरी मेथड से कि जो टोटल करंट था आई। अच्छा, ये जो करंट है सरकमफेरेंस में जा रहा है कि पूरे एरिया में जा रहा है, ये बताओ। पूरा एरिया में जा रहा है, तो इस पूरे करंट को पूरे एरिया से डिवाइड कर दी पाई आर स्क्वायर, तो हमको सिर्फ कितना एरिया का चाहिए बोल सकते हैं? पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, बस इतना ही एरिया का चाहिए करंट। ये समझ में आया कैसे निकाले आई डैश? ठीक है, तो पाई पाई गया। ठीक है, अब वापस वही इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डैश, तो आई डैश को लिख सकते हैं आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एक आर और एक आर कैंसल होगा, तो बी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। यह है। अब बताओ इसमें, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई फर्क है? क्या फर्क है बताओ, क्या फर्क है बताओ? डायरेक्ट, बस यही पकड़ना है इसमें कि यहाँ पर जो देखो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि यहाँ R वेरी कर रहे हैं, तो यहाँ B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। और अगर यहाँ का बात करें तो यहाँ देखो म्यू नॉट आई 2 पाई आर सब रेडियस वेडियस सब कांस्टेंट, लेकिन B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब ये है कि जैसे, अच्छा, अगर हम पूरे एक्सिस में चले जाए एकदम एक्सिस पर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एकदम एक्सिस पर? 0 हो जाएगा, आर का वैल्यू 0 0। तो जैसे जैसे बाहर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा कि घटता जाएगा? बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, सरफेस तक पहुंच गए। उसके बाद सरफेस से जैसे बाहर निकलेंगे तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा कि ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा? लेफ्ट या राइट? इधर वाला, लेफ्ट वाला। तो यानी कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी अब जैसे ही
इस वायर के बाहर जाएंगे मेरा मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। यानी कि अगर हम एक ग्राफ बनाएं इसका बी वर्सेस आर, तो ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा, आर जीरो पर जीरो, धीरे धीरे बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद एक पॉइंट आएगा कहां पर, एग्जैक्टली रेडियस आर पर। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर का कैसा ग्राफ बनता था, याद है किसी को, कैसा बनता था? देखिए, हाँ, बस। और ये इंफिनिटी तक जाता है, बस यही याद रखना। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है तो क्या बोलोगे? सरफेस पे होता है। ठीक है, इसको, हाँ इसको उतार लो। हाँ ये वाला बताते हैं, ठीक है। जैसे कि पूरा करंट जो है पूरा आर रेडियस से जा रहा था, पूरे से, तो सरकमफेरेंस तो नहीं, पूरा एरिया से निकल रहा था, पूरे सरफेस से निकल रहा था। तो हम क्या किए, इस आई को टोटल एरिया से डिवाइड कर दिए, तो करंट पर यूनिट एरिया। और हमको सिर्फ कितना एरिया का चाहिए, बस इतना ही एरिया का चाहिए, तो उतना एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है। और एक इसी से एच सी वर्मा का हम क्वेश्चन देते हैं। हाँ भैया बोलिए। अच्छा अच्छा ठीक। चलो हो गया, उतार लिए सब कोई टोटल। देखो, अगर कोई पूछे, ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन,
current is flowing only through the surface of the cylindrical wire, यानी कि ये हॉलो सिलिंड्रिकल वायर है, अंदर खोखला है और इसे करंट आई जा रहा है पूरे सरकमफेरेंस से। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, इसके अंदर बी इनसाइड क्या लिखोगे? जीरो होगा? होगा कि नहीं होगा जीरो? देखो, अगर कोई लॉजिक पूछे कि क्यों जीरो लिखो तो क्या बताओगे? बताओ। अगर कोई, हाँ, कि अगर हम एक अंदर एम्पेरियन लूप लिए तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज जो होगा, तो आई इनक्लोज का वैल्यू कितना होगा? जीरो। इसीलिए बी का वैल्यू कितना होगा? जीरो। अच्छा, बी आउटसाइड क्या आंसर लिखोगे? म्यू नॉट आई बाय टू पाई। सिंपल सा लॉजिक। क्यों? क्योंकि जब बाहर लेंगे तो सारा करंट इनक्लोज होगा, तो एक थिन वायर के जैसा बिहेव करेगा। यानी कि अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ पहले अंदर पूरा जीरो होगा, फिर एक पॉइंट आएगा रेडियस आर, उसके बाद ये वैल्यू अचानक क्या होगा? घट जाएगा। ये सिंपल सा है, मतलब उधर अगर सीख गया होगा तो इसको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसमें किसी को डाउट है? बताओ। नहीं है ना? तो इसको बस छोटा सा चीज में उतार लो। अब एक क्वेश्चन देते हैं मैसीवर में, बढ़िया से। इसको भी उतार लो छोटा सा चीज, क्योंकि इसमें कुछ बड़ा मतलब समझने का चीज नहीं है। अगर पिछला समझ में आ गया हो तो ये आराम से समझ सकते हो गया सबका? क्वेश्चन है कि जो करंट फ्लो हो रहा है, समझना ध्यान से, इनफाइनाइट है, ठीक? जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो सिर्फ शेडेड पार्ट में कर रहा है। ये इसका एक्सेस है, ठीक है। अंदर वाले का रेडियस जो है वो है R1 और बाहर वाले का रेडियस है R2, ठीक है। यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो सिर्फ शेडेड पार्ट में है, यानी कि R1 तक खोखला है। R1 तक कोई करंट नहीं है। फिर R1 से लेकर R2 तक ये शेडेड पार्ट में, इसमें करंट आई जा रहा है, ठीक है। और तुमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है सेंटर से R डिस्टेंस पर अंदर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R, और R कहां पर है? ग्रेटर देन R1, लेस देन R2। इसको ट्राई करो तो जरा। करंट I is flowing in the shaded area
आया किसी का आंसर? ठीक है, सबको अपना अपना आंसर थोड़ा लिख लेना, हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से इधर देखना। देख, सबसे पहले हम एक एम्पियर एम्पेरियन लूप लिया अंदर, तो हम आराम से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज। ये हम एम्पियर लॉ लगा देंगे। अब बताओ, क्या टोटल आई इंक्लोज होगा या नहीं होगा? हम्म? नहीं हो सकता है। कुछ तो बचा रह जाएगा। अब कैसे करना, ध्यान से देखना। ये जो टोटल करंट आई है, ये सरकमफेरेंस से जा रहा है कि कुछ एरिया से जा रहा है? एरिया से। कितना एरिया से जा रहा है, तो क्या बोल सकते हैं, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। हाँ या ना? इतना ही एरिया से जा रहा था, तो उस टोटल करंट को इतना एरिया से डिवाइड कर दिया। और हमको सिर्फ बोल सकते हैं, हमको बस इतना ही एरिया का चाहिए, इतना एरिया, बस इतना एरिया का। तो उतना एरिया को लिखने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो पाई R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर होगा। ये कोई लिखे हो, देखो तो। इंटू पाई R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये हो। मजा नहीं है, फिर भी हम बता रहे हैं, क्योंकि हमको सिर्फ इतना एरिया का चाहिए। तो इतना एरिया मतलब R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये पाई पाई कैंसिल हो गया। अब इसको डायरेक्ट लिखते हैं, बी बाहर ले लेते हैं और टोटल इंटीग्रेशन ले लेते हैं 2 पाई आर, सीधा जल्दी करने के लिए। और उधर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है। तो बी का जो फाइनल वैल्यू आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। देखो तो किसी का मैच किया या कुछ छूट गया? ठीक है, तो बस कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ और सिर्फ फंडा था आई इंक्लोज निकालने का, और कुछ नहीं। इसलिए आई इंक्लोज निकालना सीख जाओ, कितना जल्दी आई इंक्लोज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको उतारो फटाफट, फिर आगे हम लोग सोलोनॉइड वैसे पढ़ते हैं। उतार ली सब कोई? अच्छा, जो अभी आया है डेट 21 सितंबर से, स्कूल वाला क्या खोल रहा है क्या स्कूल? तो स्कूल जाना है? क्या क्या? तो अब देखो क्या होने वाला है, भगवान जाने क्या होता है। कोई बात नहीं यार। अच्छा, घर से बैठ के पढ़ने में दिक्कत हो रहा है क्या ऑनलाइन तुम लोगों को? अब आदत हो गया ना मस्त, तो बस आराम से घर में ही बैठो जी। ये सब अभी बाहर निकलना
सेफ तो ना ना, कोचिंग हम नहीं खोलने वाले अभी। ठीक है, जब तक, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा रिस्क है अभी, बहुत ज्यादा। मतलब कि जिस दिन स्कूल खुल गया ना, बस चलेगा, टीचर्स आएंगे, बस में बैठेगा सब कोई, मतलब ऐसे बोलता है लोग खाली कि स्कूल में देखे गाइडलाइंस हम लोग को मिला हुआ था कि हर स्टूडेंट्स को 6 फीट का दूरी में बैठाना है। अब तुम खुद सोचो, स्कूल में क्या पॉसिबल है सब स्टूडेंट 6 फीट का दूरी में बैठे, बस में 6 फीट का डिस्टेंस में बैठ के आया था। एक क्लास में 10 बच्चे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आधा टीचर आएगा, आधा टीचर नहीं आएगा। ठीक है, अब होगा क्या, अब हम देखो अब होगा क्या, हम बताते हैं, उसका ठीक उल्टा होना स्टार्ट होगा। ठीक है, बच्चा स्कूल अगर खोल दिया तो बच्चा जब आएगा तो वही भीड़ में आएगा, भीड़ में जाएगा, तो थोड़ा दिक्कत होगा बहुत। और पता है दिक्कत क्या, नहीं जी इतना नहीं हो पाएगा। ले भी सकता है, कोई ठीक नहीं है, ले भी सकता है। हाँ, बोर्ड्स का रजिस्ट्रेशन करवा लो, लेकिन हाफ ईयरली स्कूल में ले भी सकता है, क्या पता 10 सेट बनवा ले और 10 बार स्लॉट में बुला बुला जाए। जेई मेंस लास्ट में ले ही लिया ना सबको, बुला बुला के अच्छे से बैठा के। ठीक है, तो कोई ठीक नहीं है, स्कूल हाफ ईयरली शायद स्कूल में ले ले, ऐसा कोई ये नहीं है। और ये साल तो हमको लगता है कि हमको लग रहा है ना कि इस बार जो जनवरी वाला मेंस है, मेरे हिसाब से ये जनवरी वाला मेंस मेरे हिसाब से ये नहीं होगा। एक बार देखना शायद, क्योंकि पता होगा क्या, जो लोग बच्चा पता है अभी मेंस दिया है, अभी सितंबर में मेंस दिया है वो लोग। ठीक है, जो बच्चा सितंबर में मेंस दिया है, जिसका नहीं निकलेगा मेंस, तो उसके पास नेक्स्ट देने के लिए अगर तुम जनवरी देखोगे तो सितंबर तो पूरा ले लेगा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने के बाद ही मेंस देना। तो होगा क्या पता है कि ये जनवरी वाला हटा देगा, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ पर टाइम मिल जाएगा उनको। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग ये जो जनवरी वाला मेंस है, ये शायद ना हो पाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, मतलब पिछला जैसा होता था ना कि एक ही बार मेंस होता था, मतलब एयर ट्रिपल जो भी होता था एक ही बार होता था अप्रैल में। ये तो जो 2 बार वाला सिस्टम है ना, ये पिछले के पिछले बार से स्टार्ट है। ठीक है, उससे पहले उस क्या क्या। हाँ, अगर अगर 2 बार होगा तो तुम लोग को बेनिफिट मिलता है, क्या बेनिफिट मिलता है, उसमें बेस्ट ऑफ टू होगा। बेस्ट ऑफ टू मतलब एवरेज नहीं निकाला जाता है, बेस्ट लिया जाता है कि अगर एक में तुम्हारा 99 परसेंटाइल आया और एक में 50 परसेंटाइल आया, तो यही काउंट होगा, ऐसा नहीं कि दोनों का एवरेज कर देगा। ठीक है, इसलिए दो चांस चांस दिया जाता है कि तुम जिसमें अच्छा परफॉर्म करोगे वही तुम्हारा रिजल्ट है। ठीक है, तो अब इस बार उसको लेना पड़ा, क्यों लेना पड़ा, क्योंकि पहले ही वो बोल चुका है कि हम 2 बार लेंगे। तो बहुत सारा बच्चा जनवरी में जो नहीं प्रिपेयर कर पाता है वो देता ही नहीं है, छोड़ो अब एक ही बार उसमें देंगे। तो अगर एनटीए बोल देता कि चलो जनवरी वाला से ही सबका हम ले लेंगे रिजल्ट, तो बेचारा जो नहीं दिया या ऐसा हुआ तो हो जाता, तो इसलिए उसको लेना ही था। तो इस बार हो सके शायद कि जनवरी वाला वो बोल दे कि भाई जनवरी को हम मेंस नहीं ले रहे, सीधा अप्रैल में लेंगे, क्योंकि देखो धीरे धीरे केसेस तो और बढ़ ही रहा है, अब तो 70 80 90 हजार तक पहुंच गया है, बाप रे। ठीक है, तो इस बार जनवरी को लेगा या नहीं लेगा वो, मतलब आगे कुछ नहीं बोला जा सकता। हाँ हाँ, इस बार भी बहुत रिस्क रिस्क, हाँ, रिस्क नहीं लेगा ना, जो ट्वेल्थ में जो पास आउट था उसको तो रिस्क लेना ही था, क्योंकि उसके पास बेचारा उसके पास मौका है नहीं। और जो ट्वेल्थ में एडमिटेड है, मतलब ट्वेल्थ जस्ट पास किया है, ठीक है, तो वो लोग सोचा होगा कि इस बार दे नहीं दे, अगले साल देते हैं, तो रिस्क बहुत लोग लिया हुआ है कि मतलब हम नहीं जाएंगे एग्जाम देने। और कुछ कुछ जगह में तो ऐसा हुआ है कि मान के चलो कि मेरा घर यहाँ और सेंटर दे दिया रांची, अब यहाँ से जाना आना, ठीक है, तो बहुत लोग आना जाना ही नहीं कर पाया। ठीक है, बिहार में बाढ़ आया हुआ था। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा चीज था जो मतलब दिक्कत किया था इससे। ठीक है, तो इसलिए देख,
हाँ बोल। ना ना ना, एनटीए अपना सिलेबस कम नहीं करने वाला। ठीक है, उसको मतलब उसको सिलेबस से मतलब ही नहीं, वो अपना फिक्स सिलेबस रखता है। सीबीएसई वाले अपना सिलेबस कम कर दिया, लेकिन एनटीए वो अपना फिक्स सिलेबस रखेगा। हाँ क्या क्या। तो इसीलिए इसीलिए तो बोल रहे हैं कि हम देखो स्टार्टिंग से हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, हम स्टार्टिंग से पढ़ाते जा रहे हैं। जैसे तुम लोग बोले कलर कोडिंग छोड़ दिया है, तो कलर कोडिंग वो जो टॉपिक है वो सिंपल, वो खुद से पढ़ सकते हो, उसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं कुछ। ठीक है, इसलिए हम देखो मैग्नेटिक में ना कुछ नहीं छोड़े हैं, हम स्टार्टिंग से लेके ऑल टोटल चीज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जहां जहां लैडर प्रॉब्लम, इनफाइनाइट वाला नहीं बताएं क्या, कि बहुत अगर इनफाइनाइट होता तो एक काट के हटा के लगा देते हैं, ये वाला पार्ट बताया है मुझे। जब नहीं बताया है तो फिर लास्ट में इंडक्टर वाला पार्ट में बता देंगे, याद दिला देना हमको। ठीक है, वो कॉमन क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, चलो तो इधर ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बारे में पढ़ो, सोलेनॉइड के बारे में। ठीक है, शेप सबको पता ही है, कुछ ऐसा शेप होता है। ठीक है, और हम लोग को इनफाइनाइट सोलेनॉइड के बारे में पढ़ना है। मेरे को ये बताओ कि अगर करंट ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, अंदर होता है, बाहर होता है, या दोनों जगह में होता है? बताओ बताओ, पढ़े होगे ना कि सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, अंदर होता है, बाहर होता है, या दोनों जगह होता है? ठीक है, तो यहाँ डिपेंड करता है, तो याद रखना। फॉर फाइनाइट सोलेनॉइड, फाइनाइट का मतलब जिसका कुछ लेंथ होगा, जैसे इतना है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, आउटसाइड भी होता है और इनसाइड भी होता है। ये पहला चीज याद रखना। ठीक है, और क्यों होता है आउटसाइड इनसाइड, जैसे कि मान के चलो कैसे इसको देना है, देखो अगर एक हम इसको सर्कुलर रूप लेते हैं तो इसको पकड़ लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो यहाँ से सब मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, अंदर ऐसे। अब क्या होगा, हमको तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाता है, कंटिन्यूस होता है। तो ये जाके फिर इधर से होते हुए ऐसे, ये इधर से होते हुए ऐसे, ये नीचे से होते हुए ऐसे, एक और ले लेते हैं समझाने के लिए ऐसे, और एक ऐसा होगा जो उधर से जाके इन्फिनिटी से होते हुए इधर से आ जाएगा। ये जो डायग्राम बना है ना, ये फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। और इसका डायरेक्शन कैसे देना है कि अगर सोलेनॉइड ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसका फिंगर को कर्व कर लो, तो थंब जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, कुछ ऐसा। ठीक है, ये कुछ मैग्नेट के जैसा लग रहा है, जो 10th क्लास में पढ़े हो गए, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, कुछ ऐसा लग रहा है, देखो। हाँ, तो इसीलिए सोलेनॉइड को कभी कभी मैग्नेट के जैसा भी ट्रीट करते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए हम यही थोड़ा बता दें। ये कहानी है फाइनाइट सोलेनॉइड का। फॉर इनफाइनाइट सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इनसाइड में होता है, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। अब इसका लॉजिक कैसे देंगे, तो ये सोचना कि अगर ये इनफाइनाइट है तो इधर से गया 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 गया, ठीक है, तो बाहर कहाँ निकलेगा, तो इनफाइनाइट में। अब इनफाइनाइट हम देख नहीं सकते, तो अब होता क्या है कि अंदर से गया इनफाइनाइट में, उधर से होते हुए फिर इधर से घुस गया, इसका मतलब कि बाहर आया ही नहीं। लॉजिक समझे हम क्या बता रहे हैं, कि इनफाइनाइट के केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो अंदर है तो जहां खत्म होगा वहीं से फिर बाहर निकलेगा ना। पर ये खत्म है या खत्म ही नहीं है कहीं, खत्म ही नहीं है, तो इसका मतलब उधर से बाहर निकलेगा ही नहीं। और हम ये बोल सकते हैं कि अगर इधर से गए इनफाइनाइट पहुंच गए, इसका मतलब आप उस तरफ से भी इधर से आ सकते हैं, यही बोला ना, जैसे ये लाइन इधर जाके उधर से इनफाइनाइट होते हुए इधर से आ जाता है। तो उसी तरीके से इनफाइनाइट का सिर्फ अंदर में होता है, बाहर में होता ही नहीं। इसको आगे प्रूफ भी करेंगे, लेकिन हमको अभी याद रखना है बी के लिए, इनफाइनाइट के लिए ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इनफाइनाइट के लिए, तो इनफाइनाइट के लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेना इस टाइप से। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अंदर होता है, सिर्फ अंदर।
ये दोनों डायग्राम बनाओ तो कॉपी में पहले, सबसे पहले, और इसका डिराइव करते हैं। फाइनाइट के लिए हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ इनफाइनाइट के बारे में पढ़ना है। पहला वाले का डायरेक्शन सिंपल सा है जी, जैसे कि करंट मान लो ऐसे ऐसे जा रहा है इस टाइप से, तो उधर ही फिंगर कर्ल कर लो। तो थंब किधर गया, इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर गया, और फिर इधर इधर से निकलने के बाद कुछ ऐसा जाएगा, ऐसे। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले इनफाइनाइट सोलेनोइड के लिए हमको प्रूफ करना होगा कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। ऐसे तो एक तरीका ये है कि वो नहीं होता, इससे ये स्कूल में मत लिख देना कि इनफाइनाइट गए गए खत्म ही नहीं हुआ इसलिए अंदर होता है। ये बस समझने के लिए। प्रूफ कैसे करना है ये समझो। अच्छा, थोड़ा सा इसको दिमाग लगा के बताना, ठीक है, हल्का सा, कि अगर करंट ऐसे ऐसे जा रहा है इस तरफ से, एक तलवार लाए और बीच से अगर काट दी, ठीक है, एकदम बीच से ऐसे काट दी, इधर वाला अलग कर दिए और इधर वाला, तो जब इसको हम काट देंगे, समझना ध्यान से, इसको अगर हम दो हाफ में काट दिए तलवार लाके ऐसे, जैसे ऐसे ऐसे था ना, तो इसको बीच से काट दिए, तो उसको हाँ एकदम इक्वल में, जैसे अगर ये ऐसे से है, तो अगर इसको हम दो हाफ में काट दिए, ठीक है, तो काटने के बाद क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा विजुलाइज करवाना होगा तब समझ में आएगा। कैसे होगा देखना ध्यान से। हाँ, हम इसको काट दिए, काट के हटाने के बाद हमको दिख रहा है कि यही वाला वायर ऐसे उठ के यहाँ घुसता, फिर अंदर से जाके फिर ऐसे निकलता, फिर इधर घुसता, फिर अंदर से ऐसे होकर निकलता घुसता, इसलिए आधा काट दिए। तो आधा काटने के बाद क्या ऐसा दिखेगा हमको, देखो तो, कि यहाँ से इस सेक्शन से इतना सेक्शन में सिर्फ करंट बाहर आ रहा है, और इतने सेक्शन में सिर्फ करंट अंदर जा रहा है। ये थोड़ा समझ पा रहा है सब कुछ, कि अगर ये सोलेनोइड ऐसे था, ठीक है, और तुम यहाँ काट दे रहे हो, तो यहाँ से तुमको बाहर निकलते हुए दिखेगा, और इधर से फिर अंदर भी जा रहा है, तो वही हम अंदर जाने वाले को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाहर जाने को इसको अगर मिलाओगे ना, तो देखो ये सोलेनोइड बन जाएगा। ध्यान से देखो, देखो यहाँ से बाहर निकला, फिर यहाँ से अंदर गया, फिर बाहर निकला। ये समझ में आया सबको? तो वही चीज बुक, हाँ बुक वगैरह में ये बनाया रहता, लेकिन लोगों को समझ में ही नहीं आता कि क्या ये बना दिया। ठीक है, तो ये सोलेनोइड है, इस टाइप से हम बना दिए। अब हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो सबसे पहले एक हम इस टाइप का एक मान के चलो कि एक एम्पियर सर्क्यूट, मतलब एक एम्पेरियन लूप लिए स्क्वायर के जैसा, ठीक है, इसका डायरेक्शन भी डिसाइड कर दिया, और ध्यान से समझना तभी इसको समझ में आएगा। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा होगा,
ठीक है। और बाहर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं वो बाद में पता करेंगे। तो यहां देखो, एक, दो, तीन, चार, चार लूप का चार हिस्सा है। ठीक है। फॉर टू एंड थ्री, सेकेंड और थर्ड के लिए बी डॉट डीएल कितना होगा, सेकेंड और फोर्थ के लिए, सॉरी, बी डॉट डीएल कितना होगा, थोड़ा सा सोच समझ कर, कितना होगा बताओ। जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्यों जीरो होगा? क्योंकि देखो, हाँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का डायरेक्शन में 90 डिग्री, तो यहां लिख लेंगे बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया। अब हम बोलेंगे फॉर फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। अगर हम टोटल बात करें, टोटल टोटल के लिए बात करें, क्लोज इंटीग्रल लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्लोज मत लगाना क्योंकि हम क्लोज नहीं किए, सिर्फ सेकंड और फोर्थ के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर हम टोटल बात करें, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, तो मेरे को ये बताओ आई इनक्लोज कितना लिखोगे अगर टोटल का बात करेंगे तो? सोच समझ के बताओ कितना लिखोगे। सिंपल सा चीज है। देखो, अगर तुम एम्पेरियल लूप लिए हो तो इस सोलेनॉइड से जितना तुम्हारे लिए बाहर गया, क्या उतना ही फिर अंदर गया कि नहीं गया, ये बताओ। उतना ही गया। तो आई इनक्लोज कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब टोटल के लिए इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल कितना आ रहा है, जीरो। ठीक है। अब समझना ध्यान से, हाँ, कि हम क्या किए थे। ठीक है। अ, इसी बी डॉट डीएल को इसी बी डॉट डीएल को चार हिस्से में बांटते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि ये एक, दो, तीन, चार, पहले से ही सेकंड और फोर्थ का जीरो हो चुका है। तो बचा सिर्फ कौन सा, फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड के लिए हम लिखेंगे बी डॉट डीएल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। तो कितना लिखोगे बताओ तुम। जैसे ये दोनों तो जीरो हो ही चुका है, तो ये टोटल भी जीरो होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। देखिए, टोटल आई इनक्लोज जीरो है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? इधर पहले ही हम लिख दिए कि भाई सेकंड और फोर्थ के लिए जीरो है। क्यों जीरो है, थीटा 90 डिग्री है। फिर हम ये भी पता कर लिए कि टोटल भी जीरो है। क्यों, क्योंकि आई इनक्लोज जीरो है। तो बचा खाली फर्स्ट और थर्ड, कि फर्स्ट और थर्ड मिला के जीरो है। अब बताओ, फर्स्ट और थर्ड मिला के जीरो है, क्या डीएल जीरो हो सकता है पहला और थर्ड के लिए? फर्स्ट का डीएल कभी जीरो हो सकता है? कुछ ना कुछ तो लेंथ है पहला और तीसरा का। तो बताओ, जीरो होने के लिए किसको जीरो होना होगा? तो इस हिसाब से बोलेंगे, मैथमेटिक्स फिजिक्स के हिसाब से बोलना है ऐसा। इस ऐसे ही प्रूव करके बोलना। कोई पूछे कि सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो हम पहले बोल देंगे बी जीरो होता है। लेकिन क्यों होता है तो याद करना कि कैसे निकालें। पूरा एक बड़ा, पहले तो सोलेनोइड को आधा काट दिए सबसे पहले, फिर एक एम्पेरियन लूप लिए, पूरा स्क्वायर रेक्टेंगल जो बोल। काटने से ये फायदा हुआ ना कि हमको एग्जैक्ट दिखा, क्या दिखा, आई इनक्लोज जीरो करने का हम बताएं कि काट के देख रहे हैं अगर हम, तो हमको एग्जैक्टली दिख रहा है कि जितना बाहर जा रहा है करंट, उतना ही करंट फिर अंदर घुस रहा है। इसलिए हम काट के दिखा रहे हैं ताकि अच्छे से विजुलाइज होकर देखें। वरना अगर हम पूरा बनाते ना तो तुम समझ ही नहीं पाता। अगर पूरा भी देखोगे तो देखो, इधर से निकला, फिर इससे अंदर गया, फिर इधर से निकला, फिर इधर से अंदर गया, तो वो समझ नहीं पाओगे। इसलिए हम काट के दिखाएं कि देखो यहाँ से निकल रहा है और इधर से अंदर जा रहा है, तो जितना निकला उतना अंदर गया, तो आई इनक्लोज कितना हो गया, जीरो। तो टोटल जीरो है। सेकंड और फोर्थ पहले से ही जीरो है, तो बचा फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड जीरो होगा। ये तभी क्योंकि डीएल जीरो हो नहीं सकता, तो किसको जीरो होना होगा, बी को जीरो होना। ठीक है, यहां लिख लेना, डीएल कैन नॉट बी जीरो, देयरफॉर बी शुड बी जीरो। ठीक है, इसको उतारो पहले, और इसको समझ गए तो फिर आगे वाला भी निकल जाएगा।
कोई डाउट है तो पूछो। चलो हो गया, उतार लिया सब कोई। हम्म, बताओ जी। ठीक है, अब समझना। हाँ, अब अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये अगर निकालना हो अंदर में, तो कुछ मत करना, ठीक है, हल्का सा खाली थोड़ा सा करना है। ये जो एम्पेरियन लूप था, ऐसा लेना। ले लिया एम्पेरियन, ऐसा मतलब एक पार्ट अंदर है, फिर ऊपर, इस टाइप से। ठीक है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, इस सोलेनॉइड में कितना टर्न्स होता है? इनफाइनाइट में कितना टर्न्स होगा? हम्म? एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड में कितना टर्न्स होता है? क्या बोलोगे? इनफाइनाइट होगा। ठीक है। हाँ, ऐसा मत बोलो, इनफाइनाइट में टर्न्स काउंट कर लिए, फिर काहे का इनफाइनाइट जी? तो इसलिए इनफाइनाइट सोलेनॉइड में इनफाइनाइट टर्न्स होता है, तो इसीलिए यहाँ एक चीज बात करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्योंकि कितना टर्न्स है वो हमको नहीं पता, लेकिन हम ये तो बता सकते हैं ना कि एक यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स है। तो इसको बोल दिए एन, स्मॉल एन। ठीक है, तो सोलेनॉइड में इसका बात करते हैं, एन कहीं भी लिखा हो तो वो टोटल टर्न्स कभी नहीं बताएगा, वो बताता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। समझ में आया कि क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि इनफाइनाइट कितना टर्न्स हम लोग नहीं नाप सकते, इसलिए एक यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स होगा वो हम लोग एन लिख लिए। ठीक है, तो एक हम इस टाइप से रेक्टेंगल लिए। ठीक है, समझना ध्यान से। और इसका जो लेंथ है यहाँ पर, ये एल लेंथ लिया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ भी कितना टर्न्स है देखो तो, एक, दो, तीन, चार। बताओ तो कौन कौन से के कारण बी डॉट डी एल जीरो होगा? किसके किसके कारण? बताओ। टू और फोर का तो जीरो होगा, तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, गोला पूरा मत लगाना, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फॉर सेकेंड एंड फोर्थ कितना होगा? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फॉर सेकेंड एंड फोर्थ। और क्यों लिखेंगे? बिकॉज क्या लिखो, रीजन क्या दोगे इसमें? थीटा 90 डिग्री। ठीक है, अब बचा मेरा फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो
और फर्स्ट। क्यों फर्स्ट का जीरो क्यों बोल रहे हैं, बता सकते हैं क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आउटसाइड, हाँ, क्योंकि अभी हम लोग प्रूफ किए कि आउटसाइड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, बिकॉज बी इज इक्वल टू जी। ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हम लोग साइड में निकाल के रख लिए थे ना। अब बात करते हैं टोटल के लिए। टोटल का मतलब बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब मेरे को बताओ, अगर हम बस इतना सा ही लूप लिए, पूरा नहीं लिए, तो इस बार क्या आई क्लोज जीरो होने वाला है कि जीरो नहीं होने वाला है, ये बताओ। जीरो नहीं होगा, तो अब तो कुछ ना कुछ करंट निकलेगा। अब कितना करंट निकलेगा तो समझना ध्यान से। अगर एक एक होता तो आई लिखते हैं, दो होता तो टू आई लिखते हैं, थ्री आई लिखते हैं, फोर आई लिखते हैं। तो कितना है हमको नहीं पता, तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि यहां से लेकर यहां तक कितना लेंथ है, एल लेंथ है। समझना ध्यान से, यहां से यहां तक कितना लेंथ है, एल लेंथ है। तो कितना टर्न्स आएगा तो बोल सकते हैं एन इंटू एल। ठीक है। तो टोटल यहां लिखता है टोटल टर्न्स इज इक्वल टू एन इंटू एल। ठीक है। एक टर्न में, पर एक यूनिट लेंथ में एन है, तो एल लेंथ में कितना आएगा, तो एन इंटू एल। ठीक है। अब समझना ध्यान से कि एक टर्न में आई करंट निकलेगा, एक टर्न में आई करंट है, तो इतने टर्न्स में टोटल करंट कितना होगा बता सकते हो? आई इंटू एन एल। सिंपल सा। ठीक है। तो म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। अब मेरे को बताओ, यहां से तो बी बाहर आ जाएगा, क्योंकि बी और डीएल का डायरेक्शन अब सेम है। इंटू डीएल कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, यहाँ क्या लिखेंगे, आई एन एल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो ये बताओ पहले। वहां क्यों लिख, नहीं दिक्कत है ना, चलो। कॉस जीरो हो गया वन। अब मेरे को बताओ, यहां से लेकर यहां तक अगर हम इंटीग्रेट करें तो टोटल लेंथ एल लिख सकते हैं, बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एल। ये एल और एल कैंसल आ गया, तो यहां से फॉर्मूला डिराइव हो गया म्यू नॉट एन। कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनोइड के अंदर, वो कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। और वहां एन क्या है, टोटल टर्न्स है कि टर्न्स पर यूनिट लेंथ है? हाँ बोलो। डीएल को एल इसलिए लिए क्योंकि हमको पता था कि फर्स्ट सेकंड फोर्थ जीरो हो चुका है। यहां देखो, तो मेरा सिर्फ क्या बचा, थर्ड वाला पार्ट बचा। तो थर्ड वाले पार्ट के लिए यहां से यहां तक कितना एल होगा, डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, एल। यहां से ऐसे लिख लेना, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, यहां पे इसको डिवाइड कर देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसमें कौन कौन जीरो हो चुका है ये बताओ। वन टू फोर, तो बचा खाली कौन सा, थर्ड। तो वही चीज लिखे हैं, थर्ड का खाली लिखे हैं। इसको उतारो। चलो हो गया, सबका उतार लिए।
हो गया ना। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं फिर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैकअप हम डाल देंगे। ठीक है।